नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों चैप्टर है हमारा 16 नंबर चैप्टर, क्योंकि इससे पहले हम 17th और 18th चैप्टर जो है वो कर चुके हैं। तो दोस्तों 16 चैप्टर का नेम है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यानी क्या क्या समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इनफैक्ट अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, फिर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। फिर उन चुनौतियों को लेकर के हम स्टडी करेंगे कि वो चुनौतियां किस कारण से हैं, उनके क्या प्रभाव है और वो जो समस्या है उनको दूर कैसे किया जाएगा। तो ये इतनी सारी मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका रहने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं, फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास आता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि किसी क्षेत्र में या किसी देश में, हमने मान लिया कि कोई देश है या कोई क्षेत्र है, पहले हम इसको समझते हैं। किसी क्षेत्र या किसी देश में सबसे पहले क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है। अब आप कहेंगे कि वस्तुओं का तो उत्पादन होता है, सिंपल सी बात है, कुर्सी बन रही है, बेड बन रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो बन रही है, वो तो ठीक है, आपकी नोटबुक पेन ये बनते हैं, यानी वस्तुएं तो उत्पादित होती हैं। लेकिन सेवाएं कैसे उत्पादित होती है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सेवाएं उत्पादित क्यों नहीं होती? क्योंकि डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है तो उत्पादित ही होती है ना, तो सेवाएं भी तो उत्पादित हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि किसी देश में सबसे पहला जो चरण है दोस्तों वो कौन सा होता है? उत्पादन होता है। सबसे पहले किसी चीज़ का उत्पादन होता है, और दो चीज़ों का उत्पादन होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होता है या फिर दोस्तों सेवा का उत्पादन होता है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब दोस्तों फिर क्या होता है कि इन वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार होता है। आगे हम व्यापार करते हैं, डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे लेता है, तो वो व्यापार हो गया। यानी सबसे पहले उत्पादन होता है, फिर दोस्तों क्या होता है, फिर व्यापार होता है। और व्यापार करके आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपने उस वस्तु का व्यापार किया, यानी खरीद करके लाए हैं। या बीच में दुकानदार जो है उसने क्या किया, फैक्ट्री से उठाया और आपको दे दिया, तो दुकानदार ने क्या किया, व्यापार किया। अब वो वस्तु व्यापार के बाद किसके पास आ गई, आपके पास आ गई, तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु का उपभोग करेंगे। तो ये हो गया 3 चरण, यानी वस्तु पहले उत्पादित होती है, फिर उसका व्यापार होता है और फिर उसका उपभोग होता है। तो दोस्तों किसी भी देश या क्षेत्र की जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है या फिर उसके बाद उसका व्यापार होता है और उसके बाद जो उपभोग होता है, तो इस सबसे जो जुड़ा हुआ तंत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम बनता है पूरे सभी के सभी लोग जो है मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम लेते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक अपने बात लेते हैं कपास की। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि कपास जो होती है वो खेतों से आती है, फिर कपास जो है कहाँ पर जाती है दोस्तों, कपड़ा उद्योग में जाती है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, कपड़ा उद्योग में जाती है। कपड़ा उद्योग में जा कर के वहाँ से कई सारी कपड़ा फैक्ट्रियों में जाता है, तो कपड़े जो है वो बनते हैं, उन पर रंगाई, पुताई, छपाई ये काफ़ी सारे होते हैं। उसके बाद कपड़ों का व्यापार होता है और फिर कपड़ों का हम क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं। तो ऐसा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बन रहा है, पूरा का पूरा जो तंत्र बन रहा है। अब एक वस्तु नहीं, सारी वस्तुएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। जैसे कपड़ा उद्योग में जो मशीनरी बनेगी वो लोहे की बनेगी, तो लोहे का जो उद्योग है उस पर डिपेंडेंट रहेगी। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब आप देख लेते हैं कि परिभाषित कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है इसकी परिभाषा। एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, यानी पहली चीज उत्पादन, व्यापार एवं उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा जो पूरा का पूरा तंत्र है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अर्थव्यवस्था का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां, तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ ली। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था तो हमें पता चल गया कि ऐसा जुड़ा हुआ एक तंत्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था होती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, यानी वो मंद मंद चलने वाली अर्थव्यवस्था है या एकदम तेजी से चलने वाली चुस्त अर्थव्यवस्था है जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों चलते हैं पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों भारत आज विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी उत्पादन देखें, व्यापार देखें, उपभोग देखें, इन सारी क्रियाएं अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा देखी जाए तो भारत के अंदर भारत जो है वो छठे लेवल पर आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक करेक्शन है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो भारत क्या है, हमारी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की। तो दोस्तों भारत आज विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि आंकड़े चेंज हो रहे हैं। आपकी बुक में तो यही है कि छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम करंट की बात करें तो छठी अर्थव्यवस्था से पहले भारत के कौन सी अर्थव्यवस्था गया, पहले 5वें पायदान पर चला गया, यानी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापिस से छठी पर नहीं, 5वीं से सीधे 7वें रैंक पर आ गया। तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। फिलहाल भारत कौन सा है दोस्तों, 7वें रैंक पर है। पूरे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 7वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों आपकी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है, छठी, क्योंकि आंकड़े जो है वो थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम विकास ही तो कर रहे हैं ना, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आपको लिख रहा है। उसके बाद हालांकि 5वीं में गई, फिर 7वीं वापिस से हो गई। तो ये आपको करंट में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं आप ये ना कह दें कि छठी कैसे लिखा दिया, अभी तो 7वीं है ना, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग छठी है, अब 7वीं है। चलिए अब है दोस्तों, तथा यह विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यानी ये जो अर्थव्यवस्था है तेजी से विकास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे ना कहें, तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कहें तो बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों भारत को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वो कौन कौन सी चुनौतियां उसके हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में युवा जो है, यानी आजकल तो आपको पता है सभी पढ़े लिखे हैं। सभी पढ़े लिखे तो पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों आजकल क्या दिक्कत आ रही है कि लोग पढ़े हुए तो हैं, लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है। तो इस समस्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेरोजगारी कहते हैं। तो एक समस्या तो भारत के सामने ये आ रही है कि अब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, सिंपल सी बात है कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा, सिंपल सी चीज़ है एक चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ऐसे में क्या होता जा रहा है कि वस्तुओं की जो मूल्य है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर हम बार बार सुनते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ महंगाई के बारे में आप सुन चुके हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दूसरी समस्या क्या हो गई, महंगाई हो गई। तीसरी चीज़ क्या होगी दोस्तों कि जब हमारे बेरोजगारी होती है, महंगाई होती है, तो दोस्तों एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा, ऊपर से आपके पास रोजगार नहीं है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। तो तीसरी समस्या है दोस्तों, भारत के अधिकतर लोग मतलब ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गरीब है। तो तीन जो है यहाँ पर समस्याएं आती हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। अब हम इन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इस चुनौतियों के कारण क्या हैं, इन चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन चुनौतियों को कंट्रोल कैसे कर सकती है सरकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा थर्ड क्वेश्चन यही बनता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन यही बनेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अगर मुख्यतः रूप से देखा जाए तो दोस्तों तीन ही चुनौतियां हैं। कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं, तो दोस्तों पहली जो चुनौती है वो तो है मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धि का मतलब आप क्या समझेंगे, मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी इसको क्या बोलते हैं, महंगाई भी बोलते हैं। और दोस्तों महंगाई को हमारी ये जो सामाजिक विज्ञान की भाषा है दोस्तों, इसमें क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई तो हमने पढ़ा है, लेकिन मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति महंगाई को ही कहते हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, बेरोजगारी बहुत है, यानी लोगों के पास नौकरी नहीं है,
कई सारे नौजवान ऐसे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके पास नौकरी नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दो, या फिर उनकी योग्यता के अनुसार उनके पास नौकरी नहीं है, यानी नौकरी तो है लेकिन बहुत निचले स्तर की नौकरी है, यानी वो इतना ज़्यादा पढ़े हुए हैं फिर भी उनको जो ना पढ़े हुए उनके बराबर ही नौकरी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, उनके बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने का क्या फ़ायदा हुआ अगर उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि बेरोजगारी के साथ साथ अब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, रोजगार है नहीं तो सिंपल सी बात है गरीबी बढ़ेगी। तो तीसरी चीज़ है दोस्तों गरीबी। तो ये है समस्या है। अब हमने क्या करना है, एक एक समस्या को उठाना है और उसका पूरा एनालिसिस करके छोड़ देना है। तीन ही चीज़ें पढ़ेंगे कि उसके कारण क्या है, उस समस्या के किस कारण से महंगाई हो रही है, दूसरा है कि महंगाई को मापा कैसे जाता है, तीसरा है कि उसके प्रभाव क्या है और चौथा है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। यानी गरीबी है तो गरीबी को मापेंगे कैसे, ठीक है। हर कोई व्यक्ति गरीब अपने आप को गरीब ही तो मानता है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप शहर वालों को अमीर मानते हैं, अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब्स वालों को अमीर मानते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रह रहे हो तो आप ऐसे सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों नहीं बना। तो ऐसे में हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो ऐसे में गरीब किसको मानेंगे, यानी उसको मापेंगे कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहली हमारी समस्या कौन सी, महंगाई या मुद्रास्फीति, एक ही चीज़ है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि महंगाई क्या होती है, एक्चुअल में मूल्य वृद्धि या जिसको आप मुद्रास्फीति कह रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, महंगाई का मतलब आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप एक दिन फ्रूट लेने जाते हैं, फ्रूट आपको मिलते हैं, मान लीजिए कोई भी आप फल लेने गए और वो फल आपको 20 रुपये किलो मिलता है, ठीक है, 20 रुपये किलो मिला। जैसे ही आप एक हफ्ते बाद जाते हैं तो आपको वही फ्रूट क्या मिलता है, 25 रुपये का मिलता है और आप क्या कह देते हैं कि ये तो फ्रूट महंगा हो गया। तो दोस्तों अपने लेवल की वो महंगाई तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर किसी देश की बात करें, जैसे भारत देश की बात करें, तो पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश में देखें तो बहुत सारे सामानों की हमें तुलना करनी होगी। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम सब्जियों की बात करें, ठीक है, सब्जियों की बात कर लेते हैं, कोई भी दो सब्जियां ले लेते हैं या कोई भी दो फ्रूट ले लेते हैं, जैसे हमने केला और सेब ले लिए। अब दोस्तों केला तो हो गया महंगा लेकिन सेब हो गया सस्ता। तो अब आप बताओ कि सब्जियां जो हुई, जो भी सब्जियां हुई, उनमें महंगाई बढ़ी या घटी। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि केले के लिए तो महंगाई बढ़ी है लेकिन सेब के लिए महंगाई कम हुई है। तो ऐसे में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें उनका औसत देखते हैं और एक सूचकांक ले लेते हैं, एक चीज़ फिक्स कर देते हैं कि केले का मूल्य एक फिक्स कर दिया, उससे अगर ज़्यादा हुआ तो दैट मीन्स हम कहेंगे कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। और दोस्तों कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है तो उसका एक एक वस्तु की महंगाई हम नहीं देखेंगे, पूरी सब्जियों की हम महंगाई देखेंगे, पूरे फ्रूट्स की हम महंगाई देखेंगे। अगर गाड़ियों की बात करें तो हम सभी गाड़ियों को देखेंगे कि क्या सभी गाड़ियों के मूल्य में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, यानी औसत के रूप में देखते हैं। मान लीजिए कि हमें बताने की महंगाई कितनी है, तो केले में 2% वृद्धि हुई, सेब में 4% वृद्धि हुई, तो इनका औसत कितना हो गया, 3%, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 आते हैं तो 3% हम कह देंगे, लगभग 3% की वृद्धि सब्जियों में हुई है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो महंगाई में हम करते क्या है, महंगाई होती क्या है, अब डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सामान्यतः कीमत स्तर में सतत वृद्धि, सतत वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन सतत वृद्धि का मतलब होता है लगातार बढ़ना। कोई चीज़ जो है धीरे धीरे महंगी होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, तो उससे हम कहेंगे कि हाँ इसमें जो है मुद्रास्फीति हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसका प्राइस जो है पहले महीने 5 रुपये था, दूसरे महीने 10 रुपये हो गया, तीसरे महीने 15 रुपये, चौथे महीने 20 रुपये। तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इसके मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। और जब वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि होती है तभी हम कहते हैं कि इसमें महंगाई बढ़ रही है। अगर ऐसे हो जाए कि कभी 5, कभी 10, फिर 5, फिर 10, फिर कभी 20 पर पहुंच गया और फिर वापस 5 पर आ गया, तो उसे हम महंगाई में काउंट नहीं करेंगे, यानी औसतन हम देखेंगे कि लगातार बढ़नी चाहिए, तभी हम उसको महंगाई कहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। पहली चीज़ क्या देखा जाता है दोस्तों मुद्रास्फीति में कि सामान्यतः कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो
मुद्रास्फीति अनेक, क्योंकि वैसे तो देखो सिंपल सी बात है कि सीजन में कोई वस्तु का सीजन है, जैसे प्याज का सीजन है, तो जब प्याज ज़्यादा है तब भी प्याज सस्ते होंगे, तो सीजन चला गया तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात है प्याज तो महंगे होंगे ना, तो उसको हम महंगाई में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम महंगाई में काउंट नहीं करेंगे। अगर सीजन और सीजन की तुलना करें, 2 सीजन की तुलना करें और पहले सीजन की तुलना में दूसरे सीजन में प्याज महंगे हो जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, मुद्रास्फीति अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के समूह की कीमत औसत वृद्धि को बताती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एक फल को लेकर के नहीं, सभी फलों की कीमतों का औसत देखेंगे कि सभी फलों में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है। यानी एक वस्तु का नहीं देखते, वस्तु और सेवाओं के समूह की कीमत देखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि पैरासीटामोल का जो मूल्य है वो बढ़ गया, आप सिंपल देखेंगे कि दवाइयों का मूल्य बढ़ गया। अब दवाई में कई दवाइयाँ सस्ती भी होंगी, कई दवाइयाँ महंगी भी होंगी। ठीक है, तो दवाइयों का मतलब सभी दवाइयों का औसत ले लिया जाता है, ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए, ना कि किसी एक वस्तु की। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि मुद्रास्फीति में 2 चीज़ें देखी जाती है, एक तो मूल्य लगातार बढ़ना चाहिए यानी सतत बढ़ना चाहिए, और दूसरा मूल्य वृद्धि जो है वो एक वस्तु का नहीं पूरी वस्तु के समूह का देखा जाता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। और कितनी वृद्धि हुई वो हो जाएगी उस, ये जो पूरा समूह है उसमें औसत वृद्धि देखी जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि कीमत स्तर में सतत वृद्धि, तो कीमत क्या होती है। तो दोस्तों जिस वस्तु के बदले में हम जितनी मुद्रा देते हैं वो उस वस्तु की कीमत होती है, सिंपल सी चीज़। तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक अर्थव्यवस्था मतलब मुद्रा वाली अर्थव्यवस्था, किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले, यानी 1 किलो आप फ्रूट्स ले रहे हैं, 1 किलो कुछ भी ले रहे हैं या जो भी उनकी इकाई होगी, तो मुद्रा की जितनी इकाइयों का विनिमय होता है। यानी सिंपल सी बात है कि 5 किलो कोई भी सामान है वो आप कितने रुपए में दे रहे हैं, यानी रुपए की कितनी इकाई आप दे रहे हैं। रुपए की मान लो 1000 रुपये देने हैं तो रुपए की 1000 इकाइयाँ आप उसको दे रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति या महंगाई किसको कहते हैं। एक्चुअल में किसी चीज़ का महंगा होना महंगाई या मुद्रास्फीति नहीं होता, किसी चीज़ का लगातार महंगा होना महंगाई कहलाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि महंगाई को मापा कैसे जाता है। अब चलिए दोस्तों, जो मुद्रास्फीति की मांग है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि मूल्य सूचकांक क्या होता है, ये कैसे फाइंड होता है और इसके आधार पर महंगाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाँ ये चीज़ है काफ़ी हार्ड, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ये बहुत आसान चीज़ है अगर समझी जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझने की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की जो माप है वो क्यों करते हैं। तो दोस्तों हम महंगाई को क्यों मापते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उनकी हानियों से बचना है। अगर हमें हानियों से बचना है तो हमें देखना होगा कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, तभी तो हम उसे कंट्रोल करेंगे। यानी अगर हमें पता ही नहीं होगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि हानियों से बचने हेतु व प्रभावी नियंत्रण हेतु हम क्या करते हैं, पहले महंगाई की माप तो करनी होगी ना हमें कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, माप तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे दोस्तों कि मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित मूल्य सूचकांक के साथ साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन में मापा जाता है। यानी इस साल का जो मूल्य सूचकांक है अगले साल इस मूल्य सूचकांक के सापेक्ष देखना है कि इससे कितना बढ़ा, उसे हम क्या कहेंगे, महंगाई कहेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि ये मूल्य सूचकांक क्या चीज़ है, सूचकांक क्या चीज़ है, मूल्य सूचकांक तो बाद में देखेंगे। तो दोस्तों सूचकांक क्या चीज़ होती है, अब इसको थोड़ा सा बेसिकली आप पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, उससे आपको इमेज क्लियर हो जाएगी और ये डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं इसमें क्या होता है, जब भी हम सूचकांक फाइंड करते हैं, जब भी हम सूचकांक देखते हैं तो हम कोई एक आधार वर्ष फिक्स कर लेते हैं। कोई भी आधार वर्ष फिक्स कर लिया, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं 2005 फिक्स कर लिया। 2005 फिक्स कर लिया कि किसी वस्तु का मूल्य 2005 में कितना था, 100 रुपये था। और मान लेते हैं कि हर साल
हर साल उस वस्तु का मूल्य जो है, यानी मूल्य जो है वो कितना बढ़ रहा है, 20-20 बढ़ रहा है। यानी पहले वो 100 रुपये थी, फिर 120 हुई, फिर 140 हुई, फिर 160 हुई, ठीक है। यानी 20-20 रुपये क्या हो रहे हैं, उस वस्तु में मूल्य वृद्धि हो रही है। तो 2006 की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 120 रुपये की हो जाएगी। उसके बाद अगर 2007 की बात करें तो दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 140 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो 2008 की, तो ये कितनी हो जाएगी, 160 रुपये। अब ये जो दोस्तों हमने दूसरा कॉलम बनाया, इसी को हम कहेंगे सूचकांक। अब आप कहेंगे सूचकांक, ये तो बहुत आसान है। अब इसकी डेफिनेशन बढ़िए जरा, इसके अकॉर्डिंग सेट आ रहेगा कि एक साल हमने फिक्स कर लिया, ये हमारा आधार वर्ष हो गया। आधार वर्ष मतलब फिक्स कर लिया हमने, बेस कर लिया कि इसके सापेक्ष हम देखें कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो 100 थी, फिर 120 होगी, फिर 140 होगी, फिर 160 हो गई, यानी कितना कितना बढ़ता जा रहा है, 20-20 बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो, दिए गए आधार के सापेक्ष, इसके आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में कितने परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को वो दिखाता है। यानी पहले 100 थी, फिर 120 होगी, फिर 140 होगी, फिर 160 हो गई। ये हो गया आधार वर्ष, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब ये तो था सूचकांक। सूचकांक था कि किसी में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। यानी किसी वर्ष को मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपये का मतलब 100 रुपये नहीं है। 100 रुपये का मतलब है कि कोई वस्तु अगर 200 की आ रही है तो वो अगले साल कितनी आएगी, अगले साल 100 की 120 हो रही है तो 200 की कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, ठीक है। यानी 20 का परिवर्तन करना है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, चलिए सिंपली आप 100 रुपये की ही मान लीजिए, ये बहुत आसान है। 100, 20, 20, 20 हर साल बढ़ रही है, ठीक है। यानी मूल्य सूचकांक अगर देखें तो कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप कहेंगे कि मुद्रास्फीति कैसे मापते हैं, मुद्रास्फीति कैसे मापेंगे? तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पर जाना है और परिवर्तन देखना है कि कितना परिवर्तन आया। अब दोस्तों यहाँ तक जाएं तो देखें तो दोस्तों कितना परिवर्तन आया, 20 का परिवर्तन आया। यहाँ से यहाँ तक जाएं तो भी 20 का परिवर्तन आया, यहाँ से यहाँ तक जाएं तो भी 20 का परिवर्तन आया। लेकिन हमने क्या सीखा कि मुद्रास्फीति को निर्धारित सूचकांक के साथ साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन में मापा जाता है। यानी अनुपात लेंगे तो जब 2006 की बात कर रहे हैं तो चेंज जो हो रहा है उसमें पीछे वाले का अनुपात लेंगे। अब 2007 की अगर बात करें तो उसका अनुपात किसके साथ लेंगे, पीछे वाले के साथ। यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसका पीछे वाले के साथ अनुपात लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। 120 और इसका यानी ये जो चेंज है उसका पीछे वाले के साथ हम अनुपात लेंगे तो दोस्तों ये अनुपात कितना कितना आएगा, ये अनुपात आ जाएगा, जब हम काटेंगे तो ये पूरा का पूरा अनुपात कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। वैसे ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/5 बढ़ा है ना, यानी पहले जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ रही है या घट रही है? तो दोस्तों यहाँ पे महंगाई घट रही है, क्योंकि महंगाई कितनी हुई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, महंगाई कितनी हुई, पहले 1/5 थी, फिर 1/6 थी, फिर 1/7 थी। यानी महंगाई तो क्या हो रही है, कम हो रही है। आपको पता चल रहा होगा 1 का 7 भाग यानी कम होता है ना, 1/5 बड़ा होता है, 1/6 छोटा होता है। तो हर साल महंगाई तो कम हो रही है, लेकिन मूल्य देखा जाए तो मूल्य तो बढ़ रहा है। तो ये होता है मूल्य सूचकांक। ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। हालांकि आपके लेवल की बात नहीं है, या आप 11th में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये तो होता है सूचकांक, जो क्या करता है, एक आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में कितना परिवर्तन आ रहा है वो दिखाता है, ठीक है। यानी सूचकांक तो क्या दिखाएगा, पूरा परिवर्तन। और महंगाई क्या दिखाएगी कि पिछले साल के सापेक्ष इस साल कितना परिवर्तन आया, ये चीज़ दिखा रही है। यानी पिछले साल के सापेक्ष इस साल में कितना परिवर्तन आया, पिछले साल के सापेक्ष इस साल में कितना परिवर्तन आया, पिछले साल के सापेक्ष इस साल में कितना परिवर्तन आया। ये कौन दिखाती है, महंगाई दिखाती है। तो ये आपको समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सूचकांक और महंगाई की परिभाषा यहाँ से नोट कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, बस इतना ही मैटर हमारा हार्ड था। मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये थोड़ा सा हार्ड तो लगा होगा। देखिए हार्ड तो ये मान सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले हमने यही स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी महंगाई की और सूचकांक की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये बिल्कुल आसान है, इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। उसके बाद तो हमें गरीबी पढ़नी है, उसके बाद तो हमें ये देखना है कि महंगाई किसके कारण होती है, महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे, फिर तो बहुत आसान है। अब दोस्तों क्या होता है कि सूचकांक जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कौन सा मूल्य ले रहे हैं। जैसे हमने 100 रुपये 120 रुपये लिया था तो वो थोक मूल्य भी हो सकता है वस्तु का, और वस्तु का वो मूल्य भी हो सकता है जो उपभोक्ता दे रहा है। तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है, यानी कौन सा सूचकांक, थोक मूल्य पर जो सूचकांक बनेगा उसका प्रयोग करती है। तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि हर साल जो कोई भी वस्तु थी उसकी मूल्य जो था उसमें तो 20 रुपये की वृद्धि हो रही थी, लेकिन महंगाई हर साल कितनी बढ़ी। तो दोस्तों पहले साल तो 1/5 महंगाई बढ़ी, दूसरे साल 1/6 महंगाई बढ़ी, और तीसरे साल 1/7 महंगाई बढ़ी। बहुत सिंपल है ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट कि दोस्तों महंगाई के कारण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कारणों को पढ़ने से पहले हमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दो ही चीज़ें होंगी। कोई भी कारण हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुद्रास्फीति के कारण बताइए, तो कोई भी कारण पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बार बार यूज़ करेंगे कि वहाँ पर मांग बढ़ जाएगी या फिर पूर्ति बढ़ जाएगी, सॉरी पूर्ति कम हो जाएगी या फिर मांग बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि फिर समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी क्योंकि आगे हमें यूज़फुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि समग्र मांग को परिभाषित कीजिए और समग्र पूर्ति को परिभाषित कीजिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है दोस्तों, तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मुद्रास्फीति को कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित करती हैं। तो दोस्तों मुद्रास्फीति को दो चीज़ें निर्धारित करते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन निर्धारित दो ही करते हैं। हर कारण में यही दो कारक जो होंगे वो निर्धारित करेंगे मुद्रास्फीति को, कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी महंगाई बढ़ेगी या महंगाई कम होगी। ठीक है, और महंगाई बढ़ेगी या कम होगी कैसे पता चलेगा, समग्र मांग से या समग्र पूर्ति से। तो दोस्तों समग्र मांग क्या होती है। समग्र मांग का मतलब होता है कि किसी देश में एक साल में कितनी वस्तुओं की जरूरत है। ठीक है, एक वर्ष में कितनी वस्तुओं की ज़रूरत है ये हमें कैसे पता चलेगा कि पिछली साल कितनी खरीदी गई, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी समोसे की दुकान है। ठीक है, वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला है, आपके भविष्य बहुत उज्जवल होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी क्या है, समोसे की दुकान है। आपकी समोसे की दुकान है और आप एक मोटे से सेठ हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको क्या कर रहे हैं, आज आपका नौकर आपसे पूछता है कि सेठ जी बताइए आज कितने समोसे बनाऊं। तो आप कहेंगे कि बता कल कितने बिके थे। तो वो नौकर कहेगा जी कल तो 100 बिके थे। तो आप कहोगे ना आज भी 100 बना ले। सिंपल सी बात है कि कल जितने बिके आज भी लगभग उतने बिकने चाहिए। ठीक है, अगर कल कम बिके थे तो आज कम बनाना, अगर कल ज़्यादा बिके थे तो आज ज़्यादा बनाना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो 100 समोसे अगर रोज़ बिकते हैं तो आज कहेंगे ना आप कि आज भी 100 बनाओ। ठीक है, आज कितनी मांग आएगी हम पहले तो नहीं बता सकते। तो ऐसे ही दोस्तों समग्र मांग का तो हमें पता चल गया कि कितनी मांग यानी कितना उत्पादित किया जाए कि वो हमारा बिक जाए, इसी को हम मांग कहेंगे कि कोई चीज़ हमसे कितनी मांगी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका हमें पता कैसे चलेगा पिछले साल से। पिछले साल से कैसे पता चलेगा कि किसी एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग ही क्या कहलाता है, समग्र मांग कहलाता है। यानी पिछले साल लोगों ने एसीओं पर व्यय किया तो इस बार भी एसी का उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन समग्र मांग में हम एक वस्तु का नहीं देखते हैं, समग्र मांग में हम सभी वस्तुओं का देखते हैं कि सभी वस्तुएं कितनी खरीदी गई। अगर पिछले साल ज़्यादा खरीदी गई तो इस बार उसका उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा, समग्र मांग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये है कि ये जो मांग होगी वो कहाँ कहाँ से होगी। एक तो होगी ये मांग उपभोग हेतु तो मांग करेंगे, लोग अपने लिए खरीदेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी निवेश हेतु वस्तुओं की मांग,
आप कोई नया ऑफिस बनाना चाहते हो तो ऑफिस बनाने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो आप कंप्यूटर की मांग करेंगे, यानी निवेश हेतु वस्तुओं की मांग होगी। या फिर सरकार द्वारा वस्तुओं का क्रय होगा, सरकार भी वस्तुओं को खरीदती है, ये चीज़ क्लियर होगी। और चौथा है विदेशी क्षेत्र को निर्यात, हम विदेशी कंपनियों को बेचेंगे तो उसके लिए भी मांग होगी। तो मांग हमें कैसे पता चलेगी कि पिछले साल सभी वस्तुओं पर कितना खर्च हुआ, उसी से हमें पता चल जाएगा कि इस साल कितनी उत्पादित करनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होगी। बिल्कुल समोसे वाला कंसेप्ट कि पिछले जो है कल कितने बिके उतने आज बनाएंगे, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। लेकिन आपको यहाँ पर पिछले साल का जिक्र नहीं करना है, वो एक अलग कंसेप्ट बन जाता है, इसको सिर्फ हमने समझा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब समग्र मांग का तो हमें पता चल गया मांग क्या होती है। अब है समग्र पूर्ति। पूर्ति का मतलब होता है कि कोई हमसे मांग रहा है और हम इसकी डिमांड की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ति क्या होती है, इसका तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है, यानी हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, किसके आधार पर, दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक से उत्पादित कर सकती है। यानी अगर डेफिनेशन इसकी देखें, इसका तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था जो है वो दिए गए संसाधनों, यानी जो हमारे पास संसाधन है, तथा उपलब्ध तकनीक, यानी जो हमारे पास तकनीक है, उससे कितना उत्पादित कर सकती है, तो वो हो जाएगी समग्र पूर्ति, यानी मांग और पूर्ति। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इसको हम समोसों के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि बार बार भूख लगी और समोसे का एग्जाम्पल आ रहा है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, समोसे आप क्लास को देखने के बाद खाइएगा, फिलहाल समझ लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि एक तरफ हम लेकर के चलते हैं मांग और दूसरी तरफ हम लेकर के चलते हैं पूर्ति। अब आपके सामने कंसेप्ट आएगा कि किस तरह से मांग और पूर्ति महंगाई को कंट्रोल करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी दुकान पर 100 समोसों की मांग आई है, ठीक है, और आप कितने बना सकते हैं, केवल और केवल 50 की ही पूर्ति करें, यानी आपके दुकान में केवल 50 समोसे ही बने हैं और 100 लोग मांगने आ गए, तो आप क्या करोगे, समोसों का मूल्य दुगना कर दोगे। यानी पहले अगर 10 रुपये का समोसा आ रहा था तो आप क्या कर दोगे, 20 रुपये का समोसा कर दोगे कि लो जी, अब जो खरीद सकता है वो खरीदो। तो आधे लोग खरीदेंगे, आधे लोग फूके ही चले जाएंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी अगर मांग ज़्यादा होती है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी वस्तुएं ज़्यादा बिक रही हैं, आप रेडी लगाते हैं, मान लीजिए रेडी वाले का एग्जांपल लेते हैं, तो रेडी वाले का अगर फल फ्रूट ज़्यादा बिक रहा है तो वो क्या करेगा, फल फ्रूट महंगे कर देगा। और अगर उसके फल फ्रूट बिक ही नहीं रहे तो वो क्या करेगा, कहेगा 2 रुपये सस्ते ही ले जाओ, लेकिन ले तो जाओ, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यानी दोस्तों अगर मांग बढ़ जाती है और पूर्ति कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। अगर मांग कम हो जाए, रेडी वाले से कोई सब्जी नहीं ले रहा, ठीक है, और पूर्ति उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके पास सब्जियां जो सड़ गल रही हैं, ठीक है, उसकी कोई सब्जी खरीद ही नहीं रहा, ठीक है, तो पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में क्या करेगा, वो सब्जियों को सस्ती करके बेचेगा, यानी महंगाई क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि कौन निर्धारित करता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। अगर समग्र मांग का ज़्यादा हो जाए और पूर्ति कम हो जाए तो महंगाई बढ़ेगी, अगर मांग कम हो जाए पूर्ति ज़्यादा हो जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल से समझ लिया हमने और लैंग्वेज में आप अपने आप लिख देंगे। देखिए कितना आसान है, कितनी इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलते हैं कारणों की तरफ। अब आपको कारण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 3 कारण है, छोटे छोटे कारण हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जो कि है मुद्रास्फीति के कारण, क्योंकि ये हमारी इस वीडियो का लास्ट ही टॉपिक रहेगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर दें फटाफट से। तो दोस्तों मुद्रास्फीति के बेसिकली अगर देखें तो मुख्य हम 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। चौथा हमारा अन्य कारण रहेगा, जिसमें कई सारे कारण आ जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य कारण है दोस्तों मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि, यानी हम पूर्ति तो कर रहे हैं लेकिन किसकी, मुद्रा की। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान करके चलिए कि कोई भी, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यानी गवर्नमेंट टीचर्स मान लेते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है एकदम से दुगनी कर दी, सैलरी एकदम से दुगनी कर दी, यानी उत्पादन उतना हो नहीं रहा लेकिन लोगों के हाथ में पैसा तो आ गया ना। अब वो क्या सोचेंगे, अब जो कोई भी गवर्नमेंट टीचर उसके पास एक्स्ट्रा सैलरी है तो वो कोई ना कोई चीज़ खरीदेगा। अब मान लीजिए कि उसने सोच लिया कि मैं
मैं बड़ा एलईडी टीवी खरीदूंगा, यानी बड़ी एलईडी खरीदेगा वो, तो वो क्या चाहेगा कि सभी टीचर्स क्या चाहेंगे, एलईडी खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। तो इस तरह की जो महंगी चीज़ें होंगी वो खरीदेंगे। अब दोस्तों क्या था कि पहले जो थी एलईडी टीवीज़, कोई कंपनी जो है 50 ही एलईडी टीवीज़ बना रही थी। सपोज कीजिए कि पूरे भारत में 50 एलईडी टीवीज़ है, ठीक है, भारत नहीं, सॉरी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जो 50 एलईडी टीवीज़ बना रही है। अब बन तो 50 ही एलईडी टीवी रहे हैं, लेकिन लोगों ने मांग कितनी कर दी, 100 एलईडी टीवी की। तो ऐसे में ये कंपनी वाले क्या सोचेंगे कि फ़ायदा दिख रहा है, एलईडी को महंगी कर देते हैं, तो ये महंगी करेंगे, लेकिन इनके पास पैसा है ना। अब इनके पास पैसा, ये कहेंगे हम तो लेंगे। अब ये फिर लेंगे तो ये फिर से मांग जो है इनकी महंगाई बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके महंगाई बढ़ जाती है, यानी जब लोगों के हाथ में पैसा होता है तब महंगाई बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज़ है। या फिर आप कोई भी छोटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रेडी वाला है। रेडी वाले के पास आप जाते हो और आपके पास खूब सारी मनी है, तो आप क्या करेंगे, रेडी वाले से खूब सारी सब्जियां खरीदेंगे। अगले दिन क्या करेगा रेडी वाला, और महंगी करके बेचेगा। आप और खरीदेंगे तो अगले दिन और महंगी करेगा। अगर आप वस्तुओं को ना खरीदें तो अगले दिन रेडी वाला उन्हीं वस्तुओं को सस्ता करके बेचता। लेकिन जब आपके पास महंगा है, जब आपके पास पैसा है तो आप उसे क्यों नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति हो जाती है, यानी मुद्रा बढ़ जाती है हमारे पास, तब वस्तुओं की कीमतों में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। अब ऐसे में जब एलईडी टीवी इतना महंगा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी में नहीं परिवर्तन हुआ, अब उनके लिए तो एलईडी टीवी देखना एक सपना ही रह गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, जब वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में, यानी उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तीव्रता से बढ़ती है, यानी उत्पादन तो बढ़ नहीं रहा लेकिन मुद्रा की पूर्ति तीव्रता से बढ़ गई, तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं पर खर्च होती है। यानी मुद्रा जो है ज़्यादा, वस्तुएं उतनी ही हैं, कम वस्तुओं पर ज़्यादा मुद्रा खर्च होगी, तो ऑब्वियस सीधी सी बात है कि उन वस्तुओं की जो महंगाई होगी वो बढ़ेगी। सिंपल सी चीज़, पहला कारण ये हो गया। तो फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब दोस्तों सेकंड जो रीज़न है, सेकंड कारण क्या है कि औद्योगिक एवं कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, यानी इनमें जो वृद्धि है वो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। अनेक सुधारों एवं क्रांतियों के बावजूद उद्योगों व भारतीय कृषि की उत्पादकता अभी भी बहुत नीचे है, अभी भी बहुत नीचे रही है, जिसके कारण इनका उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल है। अब सिंपल सी बात है, उत्पादन नहीं करेगा तो पूर्ति कैसे करेगा, पूर्ति कम होगी, मांग ज़्यादा होगी, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो जिससे इनके उत्पादों में लगातार मूल्य वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। दो कारण हमें समझ आ गए। तीसरा कारण क्या कहता है, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक व्यय क्या होता है दोस्तों, सरकार जो व्यय करती है उसे हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय सरकार क्या करती है, मान लीजिए सरकार कहती है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके खाते में हम 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। अब 10-10 हज़ार अगर सरकार पैसे डालेगी तो सभी के पास 10-10 हज़ार रुपये आएंगे, तो उस 10 हज़ार रुपये का कोई उत्पादन तो नहीं हुआ, आप उनके खाते में डाल रहे हो, तो वो आपको मतलब सरकार को कुछ देंगे तो है नहीं। 10 हज़ार रुपये का वो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। तो उत्पादन तो उतना ही था, लेकिन मुद्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मुद्रा बढ़ गई। जब मुद्रा बढ़ गई लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, 3 कारण समझ आ गए। अब दोस्तों चौथा है अन्य कारण। चौथा है अन्य कौन कौन से कारण है, तो सबसे फेमस कारण है हमारा बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो दोस्तों सभी को गर्मी लगेगी ना, सभी को पंखा चाहिए होगा ना, सभी को कूलर चाहिए होगा ना, तो कूलर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो दोस्तों महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति में करना। अब दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने रेलगाड़ी तो देखी होगी,
रेलगाड़ी में आपने सफ़र भी किया होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके ए शहर से बी शहर तक एक रेलगाड़ी चलती है और वो जो रेलगाड़ी है उसमें कम लोग सफ़र करते हैं, यानी जो रेलवे है उसका जो रेलगाड़ी है वो घाटे में चल रही है, यानी सरकार का जो रेलवे है वो घाटे में जा रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो टिकट का मूल्य बढ़ा देंगे, यानी पहले 20 रुपये की टिकट आती थी तो अब कितने रुपए की आने लग जाएगी, 40 की, 30 की या फिर 50 की आने लग जाएगी। यानी सरकार ने क्या किया, अपने घाटे को कम करने के लिए क्या कर दिया, मूल्य में वृद्धि कर दी। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो यानी कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा किसकी पूर्ति के लिए, घाटे की पूर्ति के लिए, कि हमें इतना घाटा हो रहा है, ठीक है, आधे ही हम कमा पा रहे हैं तो मूल्य को दोगुना कर देते हैं। पहले 20 रुपये की टिकट आ रही थी, अब 40 रुपये की टिकट आएगी, ठीक है, तो सरकार को घाटा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों नॉर्मल जो व्यक्ति है यानी आम आदमी है उसके लिए महंगाई हुई या नहीं हुई, टिकट महंगी हुई या नहीं हुई, हो गई। चलिए अब दोस्तों तीसरी चीज़ है कि महंगे आयात। हम विदेशों से अगर महंगी वस्तुएं खरीदेंगे तो उनके महंगे दाम लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा है दोस्तों आय का बढ़ता स्तर। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आय बढ़ती जा रही है। पहले कितना कमाते थे, 20,000, अब कितना कमाते हैं, 30,000। अब ज़रा आप बताइए कि मान लीजिए कि आप ये कोई ऑफिस है, अब इस ऑफिस में पहले यहाँ पर इस पद पर कम से कम 10 साल पहले कोई व्यक्ति काम करता था, वो कितने रुपए में काम करता था, 2,000 रुपये में। क्या आज के टाइम में 2,000 रुपये में किसी ऑफिस में काम करना मंजूर करेगा, नहीं करेगा। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, आय का स्तर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे एक तरह से वो कहते हैं ना जमाना आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आय भी बढ़ रही है। तो आय बढ़ेगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो हमारी महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, जैसे जीएसटी। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट है मान लीजिए आपकी फेवरेट, अब वो चॉकलेट पर मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगी, यानी उस पर जीएसटी की वृद्धि होगी, अब उस पर ज़्यादा टैक्स लगने लग गया। तो डेयरी मिल्क को क्या करेंगे वो लोग, डेयरी मिल्क को महंगा कर देंगे, क्योंकि उनको भी तो कमाई करनी है ना। तो वो क्या करेंगे, पहले डेयरी मिल्क मान लीजिए कि 10 रुपये की आती थी, अब 20 रुपये की आने लगी, ठीक है, उतनी सी पैकिंग चली। तो ऐसे में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। अब लास्ट है दोस्तों औद्योगिक उत्पादन की बाधाएं। जो उद्योग खड़ा करते हैं, नया उद्योग चलाने के लिए बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं, श्रमिक जो होते हैं उनको बहुत सारे जो है सुविधाएं देनी पड़ते हैं, यानी उद्योग को चलाना बहुत हार्ड होता है। अब उद्योग को चलाना बहुत हार्ड होगा तो उत्पादन कम होगा ना। अगर उद्योग चलाना बहुत आसान होता तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उद्योग लग जाते तो सामान्य बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उद्योग को चलाने में बहुत बाधाएं आती हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम होता है तो महंगाई बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों आपको महंगाई के जो कारण है वो समझ में आए होंगे बेसिकली। इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया तो चलिए दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमने वीडियो में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमने वीडियो में क्या पढ़ा था और उसका आंसर क्या किया था। मैंने आपको जो बताया वो उस टाइम आपके माइंड में आ जाए तो दोस्तों आप एग्जाम में लिख करके आ जाओगे ना, बिल्कुल लिख करके आ जाओगे। जैसे कोई भी फिल्म है तो उसकी स्टोरी आपको याद रहती है ना, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपके माइंड में रच बस जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो एग्जाम में आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों हमारा टारगेट यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करा पाएँ और बहुत ही ईजी वे में करा पाएँ। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।